भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी और बहनों भाइयों, जिसे सारा हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे हिंदुस्तान की जनता के दिलो अजीज, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कलराज जी मिश्र, और अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और हिंदुस्तान की सेना की अगुवाई करते रहे आर्मी चीफ के रूप में, ऐसे आदरणीय बीके सिंह जी, और साथ ही रा के जो चीफ रहे हैं, प्रमुख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के, एक प्रकार की खुफिया एजेंसी, उसके पूर्व प्रमुख आदरणीय सतीश त्रिपाठी जी, और हमारे दलित नेता, दलित चिंतक और विचारक श्री उदित राज जी, और आदरणीय टंडन जी, यहाँ के महापौर श्री दिनेश शर्मा, डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, श्री सूर्य प्रताप जी शाही, श्री विनय जी कटियार, यहाँ के प्रभारी श्री अमित जी शाह, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं नरेंद्र भाई आपको यह बतलाना चाहता हूं, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यह तहजीब का शहर है, यह मोहब्बत का शहर है, यह नफासत का भी शहर है, यह इल्म और ईमान का भी शहर है, और यह शहर ऐसा है जहां की नुमाइंदगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। इतना ही नहीं, लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इस लखनऊ को बसाने का काम किया है, इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस लखनऊ का भी एक अपना महत्व है। और साथ ही यह लखनऊ हमारे पूज्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भी इस लखनऊ शहर का महत्व है। और इस लखनऊ की एक खासियत है कि अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उस हनुमान जी के मंदिर को हिंदुओं ने नहीं बनाया है, बल्कि लखनऊ के नवाबों ने उस अलीगंज के हनुमान के मंदिर को बनाने का काम किया है। यह तहजीब यदि कहीं देखने को मिलेगी तो वह लखनऊ के अंदर ही देखने को मिलेगी। मैं इसी लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं, एक विधायक के रूप में काम किया हूं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने काम किया है। और बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि उत्तर चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन सदैव मैं लखनऊ का और ये उत्तर प्रदेश का बनकर मैं ही रहूंगा, यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं नरेंद्र भाई के प्रदेश गुजरात में गया हुआ था, और बहनों भाइयों, मेहमान नवाजी जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने वहां पर मेरी कराई थी, उसे मैं भूल नहीं सकता। इस मेहमान नवाजी का आगाज यदि किसी ने किया था तो हमारे नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया था मेरे जाने के बाद। और आज जब हमारे इस लखनऊ शहर में आए हैं तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं, मेहमान नवाजी के मामले में इस लखनऊ की एक शान है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए आगाज यदि अहमदाबाद की धरती पर नरेंद्र भाई ने किया था मेहमान नवाजी का, तो उसका मेहमान नवाजी का अंजाम यदि दिया जाना चाहिए तो दोनों हाथों से तालियां बजाकर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया जाना चाहिए। और अंजाम केवल स्वागत का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आइए हम सभी मिलजुल कर यह प्रण लें, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, कि अंजाम हम तभी मानेंगे जब नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी हमें मानेंगे कि हमने अपनी कामकाज को, अपने संकल्प को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनेता पर इतने राजनीतिक प्रहार, इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि नरेंद्र भाई के ऊपर राजनीतिक प्रहार और आक्रमण हुए हैं। 2002 से मैं देख रहा हूं
बराबर नरेंद्र भाई के ऊपर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने बार बार आक्रमण किए हैं, बार बार उन्होंने प्रहार करने की कोशिश की है। लेकिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है, और आज किस हद तक की लोकप्रियता है उसे किसी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछता हूं कि परमात्मा इस बात का जवाब दे, क्या कारण है, क्या नरेंद्र भाई का गुनाह है कि सारे के सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे नरेंद्र भाई के ऊपर लगातार 12 वर्षों से इस प्रकार का राजनीतिक आक्रमण, इस प्रकार का राजनीतिक प्रहार, इस प्रकार के घिनौने आरोप उनके द्वारा लगाने की कोशिश की जाती है। तो बहनों भाइयों, हमारा दिल यह बोलता है कि शायद परमात्मा यदि कोई बड़ा काम कराना चाहता है तो परमात्मा उस इंसान की बड़ी परीक्षा भी लेने का काम करता है, और उस परीक्षा देने में कामयाबी हासिल की है तो नरेंद्र भाई ने भी की है। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, हीरे को भी चमक पाने के लिए कई प्रहार झेलने पड़ते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई, जितने ही आपके ऊपर प्रहार हुए हैं उतनी ही हिंदुस्तान के राजनीति में आपकी चमक बढ़ती चली गई है, और आज आप हिंदुस्तान में ही लोकप्रिय नहीं हैं बल्कि सारी दुनिया में आपको वह लोकप्रियता हासिल हुई है। आज यह लखनऊ की धरती से यह भी कहने आया हूं बहनों भाइयों, देश हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है, देश यह ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। और आज इस उत्तर प्रदेश में, इसके पहले आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या हुआ था उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस सरकार के रहते हुए 2 वर्षों में इस सपा की सरकार के पिछले इतिहास की याद नहीं दिलाना चाहता हूं। 2 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया है। बहुत उम्मीद थी इस उत्तर प्रदेश की जनता को, बसपा की सरकार जा रही है, सपा की सरकार आ रही है, अब इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में अमन अमान के हालात पैदा होंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारी उत्तर प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। माताओं बहनों की इज्जत और असमत लूटी जा रही है, गुंडे बदमाश सरेआम घूम रहे हैं, यह हालात हो गए हैं। मंत्री की भैंस यदि चोरी हो जाती है तो पूरा पुलिस का अमला उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। हमारे यहां कहा गया है कि अकल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती? क्या एक भैंस को, हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पुलिस के जवान, भैंस को कैसे चोरी चली गई उसका पता लगाएं। क्या हो गया है इस सरकार को? मंत्रियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। यहां पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। क्या किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने धान और गेहूं की खरीद सबसे पहले कराई थी और आप सबको उचित कीमत मुहैया कराने का काम किया था? आज क्या हो रहा? क्या आपके धान और गेहूं की खरीद हो गई? क्या आपको अपने धान और गेहूं की उचित कीमत मिल गई? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार का कृषि मंत्री भी रहा हूं, फार्मूला तैयार किया है और वह फार्मूला नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया जाएगा। खेत की बुआई के पहले आपके खेत की न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उस खेत में नहीं होगी तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां भी सरकारें चल रही हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, या जितनी सरकारें, हमारी गुजरात की सरकार हो, सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही हैं
और हमारी कुछ सरकारें तो 0% ब्याज दर पर हमारे किसानों को कर्ज मुहैया करा रही हैं। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 8-8.5% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराने का काम किया था। उसके पहले 14 से लेकर 18% ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। गन्ना किसानों की हालत, गन्ना किसानों का 2,500 करोड़ रुपया बकाया है, आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। क्या चीनी मिल मालिकों के साथ मिली भगत के कारण गन्ना के खेत में खड़ा था, चीनी मिलें चालू नहीं हुई? यह हालत उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है किसान आयोग की, मैं यह मानता हूं कि जितनी लागत किसान की खेत में लगती है उस पर कम से कम 50% का मुनाफा होना चाहिए। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था इस हिंदुस्तान में की जानी चाहिए। इस काम को यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों भाइयों, बिजली की हालत, यही समाजवादी पार्टी है, इसके नेता चुनाव के दौरान कहते थे कि 2 साल के अंदर हम 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको 18 घंटे भी बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं मुख्यमंत्री जब हुआ करता था बहनों भाइयों, शाम को रात को मैंने मुकम्मल बिजली की व्यवस्था कराई थी, बिजली मुहैया कराई थी। मैंने कहा कि हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे नौजवानों का दोष क्या है कि दिन भर के थके हारे काम करते हुए जब वो घरों में वापस लौटें तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में अपने घरवाली का चेहरा तो ठीक तरीके से देख सके। इसलिए शाम को रात को मैंने बिजली मुहैया कराई। 2 साल बीत गया, बिजली यहाँ के हमारे गांव के रहने वाले लोगों को, हमारे व्यापारियों को, ठेला लगाने वालों को नहीं मिल पा रही है। अजीबोगरीब हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं। यह सपा और बसपा की सरकार बहनों भाइयों, यहां उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा कांग्रेस एक तीसरे को आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर यह तीनों मिलकर इस समय सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की सरकार यदि चल रही है तो वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कारण चल रही है बहनों भाइयों दिल्ली में। नहीं तो आज के कई वर्षों पहले सब कांग्रेस की सरकार चली गई होती, चुनाव हो गया होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई होती। महंगाई बढ़ रही है, फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं। सीमा हमारी असुरक्षित हो गई है, फिर भी सपा बसपा बराबर कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कैसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं इस हिंदुस्तान में। देश को लूटने का काम यह कांग्रेस, सपा और बसपा यह सभी मिलकर कर रहे हैं बहनों भाइयों। यही मैं कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की हिफाजत न तो कांग्रेस के हाथों में हो सकती है, न सपा के हाथों में हो सकती है, न बसपा के हाथों में हो सकती है। देश की सुरक्षा की हिफाजत, देश के विकास यदि हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों में हो सकता है, इनके हाथों किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। जैसे आप घर में बिल्ली पाल लें और उस बिल्ली से आप यह उम्मीद करें कि हमारे घर में रखे हुए दूध की वह बिल्ली हिफाजत करेगी, दूध नहीं पिएगी, यह कभी संभव है? वैसे ही जब तक कांग्रेस और सपा इस हिंदुस्तान के राजनीति में रहेंगी तब तक इस हिंदुस्तान की भी हिफाजत नहीं हो सकती है बहनों भाइयों। इस सच्चाई को भी हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। जहां तक ठीक तरीके से सरकार चलाने का काम है, भारत ही नहीं दुनिया की पॉलिटिकल एनालिस्ट और दुनिया के सारे राजनीतिक विश्लेषक स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब हम लोग गुजरात के नरेंद्र भाई के गवर्नेंस की, इनके सरकार के कामकाज की सराहना करते हैं और वहाँ के विकास की सराहना करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई नरेंद्र भाई को तो 10-12 साल लगातार काम करने का अवसर मिल गया, इसलिए वहाँ पर बहुत सारा विकास हो गया है। शायद 2-4-5 साल मिला होता तो वह विकास न कर पाते। यह दलील देने वालों से मैं पूछना चाहता हूं
पश्चिमी बंगाल में 35 वर्षों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। क्या विकास हुआ है पश्चिमी बंगाल में? बिहार में 15 वर्षों तक राजद की लालू यादव की सरकार रही है। क्या विकास हुआ है बिहार में? बहनों भाइयों, लंबे समय तक सरकार न रहने का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार चलाने वाले की नीयत कैसी है, सरकार चलाने वाले का नजरिया कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश की सुरक्षा इस समय संकट में पड़ी है बहनों भाइयों। पाकिस्तान चीन के द्वारा बराबर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। प्लेन का ट्रायल करने वाले जवान कभी कभी उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, दिल को पीड़ा होती है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा, पनडुब्बी, नौसेना के द्वारा संचालित वह पनडुब्बी केवल इसलिए डूब गई और हमारे नौसेना के 2 अधिकारी उसमें शहीद हो गए, अन्य भी कई लोग शहीद हुए, केवल इस कारण कि जो बैटरी लगी थी उस बैटरी की लाइफ पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मेरे देश की सुरक्षा में इतना बड़ा छिद्र होगा, फिर भी यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत की सुरक्षा में, जो भी सुरक्षा व्यवस्था में जो भी आज होल्स हैं, जो छिद्र हैं, वह सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएं। हथियार हमें बाहर से, दुनिया के देशों से न खरीदना पड़े अपने सेना के जवानों को मुहैया कराने के लिए, बल्कि इस प्रकार हथियार तैयार करने वाली इंडस्ट्री यदि होनी चाहिए तो भारत के अंदर होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी क्वालिटी के हथियार तैयार कर सकें और अपने नौजवानों को मुहैया करा सकें। बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे आज यही निवेदन करने आया हूं कि देश इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव देश बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं। यदि आप लोग एक वादा करने को तैयार हों तब तो मैं आपसे पूछूं, वरना मैं बैठ जाऊं। वादा करने को तैयार हैं? हर कार्यकर्ता, हर नागरिक यहां पर हाथ उठाकर बतलाइए, वादा कीजिए तो मैं मानूं। बहनों भाइयों, जैसे सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 85 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो आज मैं एक वादा उत्तर प्रदेश की जनता से चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की झोली भर देना। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा देना। यही अपील करते हुए, यही निवेदन करते हुए, और साथ ही किसानों के संबंध में एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ओला के कारण फसल बर्बाद हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी हमारे किसानों की क्षति हुई है, जैसे हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसानों की फसल बर्बाद होने पर वहां की सरकार पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराती है, वही मुआवजा, वही कंपनसेशन हमारे किसानों को भी दिया जाना चाहिए। मैं उन डॉक्टरों की भी चर्चा यहां पर कर देना चाहता हूं। कानपुर में एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को केवल थोड़ी सी गाड़ी टकरा जाने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक के गनर्स ने उतरकर उसकी मरम्मत कर दी, उसकी पिटाई कर दी। आज सारे डॉक्टर उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर हैं। सुना है कि सारे हिंदुस्तान में हड़ताल पर जाने वाले हैं। मैं यहां के मुख्यमंत्री और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव से कहना चाहता हूं, तत्काल इसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और कानपुर के उस विधायक को, समाज सपा के विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं, झोली भर देना भाजपा की। हम आपको स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार देंगे, यह भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहनों भाइयों, मुझसे एक चूक हो गई है।
आप लोगों को जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से तो हो गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी, एक मिनट, आप आ जाइए। आज सचमुच हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिनके शासनकाल को आज भी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता याद करती है, उन्होंने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। उन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और आदरणीय कल्याण सिंह जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, केवल सामान्य सदस्य बनकर ही आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, बल्कि आपको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यह भी मैं विश्वास दिलाते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त। वैसे आदरणीय कल्याण सिंह जी ने 5 रुपया हमको दे दिया है सदस्यता की फीस।